तीसरे नंबर पे हार्मोन हमारे पास आता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। देखते हैं ये कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ये पड़ा हुआ है ब्रेन का पार्ट जिसको हम नाम दे रहे हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे ये वो नाली है जिसको हम कह रहे हैं इनफंडिबुलम, और ये पड़ा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस में से एक हार्मोन आएगा और उस हार्मोन का नाम होता है GnRH। GnRH स्टैंड फॉर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन आके इस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है, स्टिमुलेट करता है कि यहां से पैदा करो FSH हार्मोन। ये FSH हार्मोन लेडीज के अंदर, फीमेल के अंदर अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, जबकि मेल के अंदर इसका अलग फंक्शन होता है। तो हम इसको अलग अलग करके दोनों में डिटेल में समझ लेते हैं। इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल के अंदर ये FSH कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा? फीमेल के अंदर ये हार्मोन ओवरीज पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर सेल्स पाए जाते हैं और ये सेल जब भी कोई फीमेल, कोई छोटी बच्ची दुनिया में आती है, पैदा होती है, उस वक्त से ये सेल उसके अंदर मौजूद होते हैं। एक ओवरी में ये लाखों की तादाद में सेल मौजूद हो सकते हैं। ये जो अंदर छोटा सा सेल पड़ा हुआ है, इस सेल को हम नाम देते हैं प्राइमरी oocyte, और ये जो इसके ऊपर कवरिंग है, इस कवरिंग को हम नाम देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये FSH हार्मोन आके इन प्राइमरी oocytes को डेवलप करवाता है, प्राइमरी फॉलिकल्स को डेवलप करवाता है। हर माँ जब भी एक फीमेल पुबर्टी पे पहुंचती है, बालिग हो जाती है, तो उस वक्त यह हार्मोन आके हर महीने इन प्राइमरी oocytes को डेवलप करवाता है। चंद 100 सेलों को डेवलप करवाने की कोशिश की जाती है, जिनमें से एक सेल डेवलप होके एग बन जाता है। हर महीने फीमेल के अंदर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है और उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर माह एक ही एग पैदा होता है। तो ये FSH उस एग को कैसे पैदा करवाता है, जरा समझते हैं जी। ये FSH आके इस प्राइमरी फॉलिकल, ये जो बाहर वाली कवरिंग है, इसको डेवलप करवाएगा। फर्ज कर लें ये सेल डेवलप हो रहा है, तो इसकी बाहर वाली कवरिंग देखिए साइज में बड़ी हो गई, और अंदर ये जो सेल पड़ा हुआ है ये भी डेवलप होकर साइज में बड़ा हो जाएगा। अब ये जो बाहर वाली कवरिंग है, कवरिंग को हम नाम दे देंगे ग्राफियन फॉलिकल, और अंदर जो सेल पड़ा था वो डेवलप होके हो जाएगा सेकेंडरी oocyte। इसमें ये भी देख लीजिए कि जो प्राइमरी oocyte था वो डिप्लॉइड इन नेचर था, जो सेकेंडरी oocyte है वो हैप्लॉइड इन नेचर है। यही सेकेंडरी oocyte इस ओवरी से निकल के फिलोपियन ट्यूब में जाएगा, जहां पे जाके ये स्पर्म के साथ मिलेगा। इसी को हम आम जबान में एग बोल रहे होते हैं, सेकेंडरी oocyte को। लेकिन अभी तक ये ओवरी के अंदर है। ये नोट कर लें कि FSH का काम है सिर्फ और सिर्फ इस फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल को मिच्योर करवाना और डेवलप करवाना इनटू ग्राफियन फॉलिकल। ओवरी में से बाहर निकालना इसका काम नहीं है, वो अलग हार्मोन है। वो नेक्स्ट हमारा LH हार्मोन होगा, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं जी कि ये जो FSH हार्मोन है ये कौन से दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पहला इसका फंक्शन ये है कि ये फॉलिकल को मिच्योर करवाता है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल को मिच्योर करवा के ग्राफियन फॉलिकल में तब्दील करवाता है। इसी तरह प्राइमरी oocyte को डेवलप करवा के सेकेंडरी oocyte में तब्दील करता है। तो पहला फंक्शन इसका लिख लें कि इट डेवलप्स follicle into mature follicle।
ये प्राइमरी फॉलिकल को सेकंड ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करेगा। ये लिख लें या आप ये लिख लें कि डेवलप्स फॉलिकल इनटू मैच्योर फॉलिकल, तब भी बात दुरुस्त है। दूसरा इसका फंक्शन कि यही FSH ओवरी पे इफेक्ट करके, ओवरी की दीवारों पे इफेक्ट करके यहां से एक हार्मोन पैदा करवाता है, जिस हार्मोन को हम नाम देते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। इट प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन हार्मोन फ्रॉम ओवरी। तो इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। ये ओवरी में से फीमेल के अंदर पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, तो मैं समझाने के लिए सिर्फ एक ओवरी बना के उस पर ही ये सारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पेयर ऑफ ओवरीज पाई जाती हैं फीमेल के अंदर। FSH का ये तो रोल हो गया फीमेल के अंदर। अब हम देखते हैं कि ये जो FSH हार्मोन है ये मेल के अंदर कैसे रोल प्ले करेगा। FSH मेल के अंदर, मेल में ये FSH हार्मोन टेस्टिस पे इफेक्ट करता है, वहां पे अपना रोल प्ले करता है। मेल के अंदर भी पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं, तो एक टेस्टिस को समझ लेते हैं। डेफिनेटली पेयर ऑफ टेस्टिस पे सेम ही फंक्शन परफॉर्म होगा। टेस्टिस के अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम नाम देते हैं जर्मिनल एपिथेलियल लेयर। ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो पूरी टेस्टिस के अंदर एक लेयर बना रहे होते हैं। दी सेल्स आर कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियल लेयर। ये FSH हार्मोन जाके इस जर्मिनल एपिथेलियल लेयर को डेवलप करवा के स्पर्म में कन्वर्ट करता है। तो यूं समझ लें कि FSH जो है वो मेल के अंदर स्पर्म पैदा करवाता है। इट डेवलप्स जर्मिनल एपिथेलियल लेयर, ये उसको डेवलप करवा के स्पर्म पैदा करवा देता है। एपिथेलियल लेयर। फोर्थ हार्मोन जिसको हम नाम देते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन, LH। फीमेल के अंदर LH होगा, जबकि मेल के अंदर ICSH हार्मोन पैदा होगा। सेम स्टोरी है जी। ये पड़ा हुआ है ब्रेन का पार्ट जिसको हम हाइपोथैलेमस का नाम दे रहे हैं। ये उसके नीचे से वो नाली है जिसको इन्फंडिबुलम कह रहे हैं। इन्फंडिबुलम के नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब है। पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जो FSH था उसके लिए हाइपोथैलेमस से हार्मोन आया था GnRH, और अब भी यानी कि LH और ICSH के लिए भी हाइपोथैलेमस में से सेम ही हार्मोन आएगा GnRH। इसीलिए हम कहते हैं कि FSH, LH और ICSH ये तीन जो हार्मोन हैं इनका हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर सेम है, यानी कि इन तीनों के लिए हाइपोथैलेमस से जो आर्डर आता है वो GnRH ही होता है। तो ये यहां से हार्मोन आ गया जिसको GnRH का नाम देंगे, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन आके इस एंटीरियर लोब से कुछ मजीद हार्मोन रिलीज करवाएगा। ये जो एंटीरियर लोब है, इन केस ऑफ फीमेल खवातीन के अंदर यहां से एक हार्मोन निकलेगा जिसको हम नाम देते हैं LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल के अंदर क्या रोल प्ले करेगा? ये फीमेल की ओवरी के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हो चुका था, ये अभी हमने डिस्कस किया है कि जो FSH हार्मोन था उसने प्राइमरी फॉलिकल को डेवलप करवा के ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट किया था, और उसके अंदर जो छोटा सा सेल था प्राइमरी oocyte उसको डेवलप करके सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट किया था। अब मैं डायरेक्ट यही डायग्राम बनाऊंगा, सेकेंडरी oocyte और ग्राफियन फॉलिकल। तो अब देखते हैं
कि ये जो LH हार्मोन है ये आके इस सेकेंडरी oocyte को यहां से रिलीज करवा के फिलोपियन ट्यूब में डालेगा। तो ये जो अंदर पड़ा हुआ है सेल जिसको हम अभी नाम दे रहे थे सेकेंडरी oocyte, यहां से इसको रिलीज करवाया जाएगा और ये जो इसके ऊपर कवरिंग थी जिसको अभी हम ग्राफियन फॉलिकल का नाम दे रहे थे, इसको रप्चर किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने इसको तोड़ा हुआ है, इसको तोड़ना, इसको रप्चर करना और यहाँ से ये जो एग पड़ा हुआ है जो सेकेंडरी oocyte है, इसको यहाँ से निकाल के बाहर एक नाली होती है जिसको हम नाम देते हैं फिलोपियन ट्यूब। दिस इज ए ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब। इस फिलोपियन ट्यूब के अंदर इस एग को डाल दिया जाता है और इसी फिलोपियन ट्यूब के अंदर ही जब ये एग ये सेकेंडरी oocyte पहुंचता है तो वहीं पे ही आके इसके साथ स्पर्म आके मिलता है और फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। लुटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH हार्मोन ने ओवरी के अंदर ये जो सेकेंडरी oocyte था उसको इस ग्राफियन फॉलिकल से निकाल के फिलोपियन ट्यूब में डाला और इस अमल को हम बोलते हैं ओवुलेशन प्रोसेस। तो LH का एक काम ये होता है कि ये इस सेकेंडरी oocyte को यहां से निकालता है एंड दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन प्रोसेस। तो पता चला कि लुटिनाइजिंग हार्मोन एक तो ओवुलेशन प्रोसेस करवाता है। नंबर 2, अब ये जो खाली थैली बच गई है, लाजमी बात है जब यहां से सेकेंडरी oocyte निकल जाएगा तो पीछे ये जो थैली है जिसको हम पहले तो नाम दे रहे थे ग्राफियन फॉलिकल का, ये जो थैली थी बड़ी वाली ग्राफियन फॉलिकल, लेकिन जब इसमें से ये सेकेंडरी oocyte निकल जाता है और ये ग्राफियन फॉलिकल इस तरीके से रप्चर हो जाती है, फट जाती है, तो इस फटी हुई रप्चर ग्राफियन फॉलिकल को अब हम ग्राफियन फॉलिकल नहीं कहेंगे, इसको चेंज कर दिया जाएगा और इसका नाम अब चेंज होके बन जाएगा कार्पस लुटियम। कार्पस लुटियम एक ग्लैंड होता है जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पैदा करता है। तो ये LH ने दो काम किए। पहला काम, सेकेंडरी oocyte को यहां से निकाल के फिलोपियन ट्यूब में डाला, दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन प्रोसेस। नंबर 2, इसी LH ने इस एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल को कन्वर्ट किया इनटू कार्पस लुटियम और इस अमल को हम नाम देते हैं लुटिनाइजेशन प्रोसेस, यानी कि एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल को कार्पस लुटियम में कन्वर्ट करना, दैट इज नॉन एज लुटिनाइजेशन प्रोसेस। तो ये दो इंपॉर्टेंट काम इसने किए हैं। अच्छा, ये तो हो गई खवातीन के अंदर LH की कहानी, लेकिन मेल के अंदर LH हार्मोन पैदा नहीं होता। LH की जगह पे दूसरा हार्मोन पैदा होता है जिसको हम नाम देते हैं ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन मेल के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये मेल के अंदर टेस्टीज पे इफेक्ट करता है। टेस्टीज के अंदर कुछ खास किस्म के सेल्स पाए जाते हैं और उन सेल्स को हम नाम देते हैं, ये टेस्टीज के अंदर नालियां होती हैं जिनको सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल का नाम दिया जाता है, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल। और इन सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स पाए जाते हैं और इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर यहां पे भी कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं। ये जो बाहर सेल हैं इन सेलों को नाम देते हैं लीडिंग सेल्स। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर जो सेल्स होते हैं उनका काम होता है स्पर्म बनाना, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इस टॉपिक में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर जो सेल्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं लीडिंग सेल्स, या इन्हीं सेलों का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। अब ये जो हार्मोन है ICSH, नाम पे गौर करें, आपको बहुत सी चीजें यहीं से समझ में आ जाएंगी। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो ISH हार्मोन है ये आके इन लीडिंग सेल यानी कि इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है और इन्हें कहता है कि आप पैदा करो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये ICSH जो है ये इनको स्टिमुलेट करके, इंटरस्टिशियल सेलों को स्टिमुलेट करके वहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा करवाता है। इट स्टिमुलेट्स interstitial cells
to release testosterone hormone. अभी तक हमने एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के 4 हार्मोन पढ़ लिए हैं और ये वो पहले 4 हार्मोन हैं जिनको हमने ट्रोपिक हार्मोन या इनडायरेक्ट हार्मोन का नाम दिया था। आपने अगर गौर किया हो तो ये जितने भी हार्मोन हैं ये जाके आगे किसी न किसी ग्लैंड को, किसी न किसी सेल को स्टिमुलेट कर रहे हैं, आर्डर दे रहे हैं, इसलिए हम इनको इनडायरेक्ट हार्मोन भी कहते हैं और इन्हीं को हम स्टिमुलेटर हार्मोन भी कहते हैं। ये जो पहले 4 हार्मोन अभी तक हमने सीखे हैं इन चारों को हम स्टिमुलेटर हार्मोन भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एंटीरियर लोब के बकाया जो 2 हार्मोन बच गए हैं उनके फंक्शन को। अब हम डिस्कस करते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के वो वाले 2 हार्मोन जो कि डायरेक्ट हार्मोन है। उनमें एक है ग्रोथ हार्मोन और दूसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो सबसे पहले इस ग्रोथ हार्मोन को डिस्कस कर लेते हैं। इसको GH ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं और एक और नाम भी हमने इसका रखा था सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाता है। नाम से जाहिर है ये पूरी की पूरी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। उनमें बोन्स की ग्रोथ शामिल है, हमारे नर्वस सिस्टम की ग्रोथ भी इसी में आती है, मस्कुलर सिस्टम जो हो गया उसकी ग्रोथ भी यही हार्मोन करवाता है। अगर ये हार्मोन कम या ज्यादा हो जाए तो हमारी ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट होता है। इसके कम या ज्यादा होने की वजह से बहुत से डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं, जिनमें से पहले नंबर पे एक डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें छोटे कद के लोग होते हैं, उनका कद बड़ा नहीं होता ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन। ड्वार्फिज्म या इन्हीं को हम मिडिट्स कहते हैं। मिडिट्स। अगर किसी बच्चे के अंदर पैदाइशी तौर पे बाय बर्थ ये हार्मोन बहुत कम पैदा हो रहा हो तो उसकी वजह से उस बच्चे का कद डेवलप नहीं होगा, छोटे कद का, जिसको हम उर्दू में बोने कद के लोग भी कहते हैं। बोने लोग वो इसी हार्मोन की कमी की वजह से होते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाय बर्थ, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाय बर्थ, अगर ये हार्मोन बाय बर्थ कम हो तो बच्चे का कद छोटा रह जाएगा। लेकिन अगर ये हार्मोन बाय बर्थ ज्यादा हो तो उसके नतीजे में जाइगेंटिज्म की कंडीशन पैदा हो जाएगी। जाइगेंटिज्म एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से बच्चे का कद बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा और इवेंचुअली उसका कद नॉर्मल लोगों की निस्बत बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। और ये उस वक्त होता है जब ये ग्रोथ हार्मोन बाय बर्थ ही ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाए। एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ GH बाय बर्थ। लेकिन एक और भी कंडीशन है, अगर ऐसा हो कि एक इंसान है उसका कद तो नॉर्मल है लेकिन अब वो अडल्ट हो गया, मिच्योर हो गया, उसका कद जितना गेन होना था वो गेन हो चुका है, वो एक अडल्ट आदमी बन चुका है और अब जाके ये ग्रोथ हार्मोन जो है अपनी क्वांटिटी में ज्यादा पैदा होना शुरू हो गया, तो अब क्या उसमें कौन सी तब्दीली आएगी? क्या उसका अब भी कद बढ़ना शुरू हो जाएगा? नहीं नहीं, अब उसका कद नहीं बढ़ेगा। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एक्रोमेगैली। अगर किसी अडल्ट इंसान के अंदर ये हार्मोन ज्यादा हो जाए तो उसके नतीजे में उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स, खास तौर पे बॉडी की कुछ बोन्स जो हैं वो नॉर्मल साइज से ज्यादा ग्रो हो जाती हैं, जिनमें हाथ और पांव की जो हड्डियां हैं वो एबनॉर्मल साइज में ग्रो कर सकती हैं, या ये जो हमारी चिन होती है, ठोड़ी चिन बोन जो है, ये मैंडिबल बोन, ये भी बहुत ज्यादा साइज में बड़ी हो जाएगी। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एक्रोमेगैली। ये उस वक्त होगा इफ ग्रोथ हार्मोन इज एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड इन अडल्ट। एक इंसान जिसका एज मुकम्मल अडल्ट हो चुका है और अब जाकर उसके अंदर ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा पैदा हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का आखिरी हार्मोन जिसको हम नाम देते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन।
प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये फीमेल के अंदर, लेडीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मिल्क प्रोडक्शन करवाता है इन फीमेल, मिल्क प्रोडक्शन। मेल के अंदर, मर्दों के अंदर इस हार्मोन का कोई काम नहीं होता। नो रोल इन मेल। तो यूं समझ लें कि ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल से रिलेटेड हार्मोन है। एंटीरियर लोब हमारा मुकम्मल हो गया और अब हम डिस्कस करते हैं मिडल एंड पोस्टीरियर लोब। मिडल लोब जो है, यहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही हार्मोन पैदा होता है जिसको हम नाम देते हैं MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर, खासतौर पे स्किन के अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम नाम देते हैं मेलानोसाइट्स। स्किन के अंदर लेट्स सपोज ये सेल्स पड़े हुए हैं, ये स्किन के अंदर सेल्स होंगे, इन सेलों का नाम होगा मेलानोसाइट। हमारी स्किन में पड़े हुए इन सेलों के ऊपर ये वाला हार्मोन आके इफेक्ट करता है और हमारे इन सेलों से, स्किन के इन सेलों से एक पिगमेंट पैदा करवाता है और उस पिगमेंट को हम नाम देते हैं मेलानिन पिगमेंट। और जब जब ये मेलानिन पिगमेंट हमारी बॉडी में पैदा होगा तो हमारी बॉडी डार्क होना शुरू हो जाएगी, हमारी स्किन डार्क होना शुरू हो जाएगी। तो इसके मेलानिन पिगमेंट के नतीजे में हमारी स्किन डार्कनेस होना शुरू हो जाती है, स्किन डार्कनेस। और हमारे बालों का जो कलर है, ब्लैक कलर, वो भी इसी मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है, हेयर कलर। तो यूं समझ लें कि ये वाला जो मेलानिन पिगमेंट है, ये दरअसल हमारी बॉडी में ब्लैक कलर या डार्क कलर पैदा करवाने का जिम्मेदार है। ये मेलानिन पिगमेंट ज्यादातर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में पैदा होता है, और ऐसे लोग जो धूप में, गर्मी में ज्यादा काम करते हैं उनके अंदर भी ये हार्मोन ज्यादा मिकदार में पैदा होता है। तो abundantly produced in pregnant ladies and people working in sunlight। जो लोग सूर्य की रोशनी में ज़्यादा देर काम करते हैं उनके अंदर ये पिगमेंट बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है। आजकल मुख्तलिफ किस्म की कॉस्मेटिक्स अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए से इस मेलानिन पिगमेंट को कम किया जाता है और स्किन को फेयर किया जाता है। उनमें से एक यूजली जो यूज़ की जाती है, एक इंजेक्शन मेंशन कर देता हूँ, लेकिन ये डॉक्टर के मशवरे से ही लगाया जाता है, ग्लूटाथायोन। ये मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है। ग्लूटाथायोन जो होते हैं ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो स्किन का कलर है, स्किन की जो टोन है, उसको फेयर कराते हैं। और ये इन मेलानोसाइट सेलों के अंदर ये जो मेलानिन पिगमेंट पैदा हो रहा है, इसकी प्रोडक्शन को सुप्रेस कर देते हैं। मिडिल लोब के बाद अब हम आखिरी लोब की तरफ चलते हैं जिसको हम नाम देते हैं पोस्टीरियर लोब। हमें पता है कि इस पोस्टीरियर लोब को हमने एक और नाम भी दिया था, न्यूरोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर लोब से कोई हार्मोन पैदा नहीं होता। एक बात तो आप यहां पे ना शुरू में मेंशन ही कर लें जी, नो हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। लेकिन यहां पे दो हार्मोन स्टोर जरूर होते हैं। टू हार्मोन्स आर स्टोर्ड हियर। और वो दो हार्मोन आते कहां से जो यहां पे स्टोर होते हैं? वो आते हैं हाइपोथैलेमस से और यहां पे आके स्टोर होते हैं। उनमें से एक हार्मोन जिसको हम नाम देते हैं वैसोप्रेसिन, या इसी का दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन
हमारी बॉडी के अंदर जब भी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, तो ये हार्मोन जाके किडनीज पे इफेक्ट करेगा और किडनीज को यूरिन बनाने से रोकेगा। ये हार्मोन हमारी बॉडी में यूरिन की प्रोडक्शन को रोकता है, कम करता है। इट इनहिबिट्स यूरिन प्रोडक्शन, और ये उस वक्त बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा हो जाता है जब जब हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो चुकी होती है, पानी की कमी हो चुकी होती है, तो ये किडनीज पे जाके इफेक्ट करता है और यूरिन की प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर देता है, रोक देता है। ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये हार्मोन ना हो तो हमारे किडनीज मुसलसल यूरिन पैदा करते रहेंगे और हमारी बॉडी में सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। अच्छा, इस एडीएच से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है, वो नोट कर लीजिएगा। वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। आपने एक बीमारी तो सुनी होगी, शुगर की बीमारी, डायबिटीज मेलाइटस। अब सवाल यह है कि डायबिटीज का यहाँ पे जिक्र क्यों आ गया जी? डायबिटीज मेलाइटस, शुगर की ये जो बीमारी है, ये आप सब जानते हैं इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। हमारी बॉडी में जब जब इंसुलिन की कमी होगी तो हमारी बॉडी में शुगर की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी। बट इस टॉपिक में हम डायबिटीज मेलाइटिस का कोई रोल नहीं पढ़ने जा रहे, यहाँ पे हम उसके बारे में कोई डिटेल में डिस्कस नहीं करने जा रहे। लेकिन डायबिटीज मेलाइटिस से ही रिलेटेड एक और बीमारी है जिसको हम नाम देते हैं डायबिटीज इंस्पाइडस। ये समझने वाली चीज है जिसके लिए मैंने आपको ये डायबिटीज मेलाइटिस भी बताई है। डायबिटीज इंस्पाइडस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें सिम्टम, अलामात बिल्कुल डायबिटीज मेलाइटिस की तरह होती हैं। मतलब मरीज को यूरिन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, बार बार उसे यूरिन आ रहा होगा, पोलीयूरिया, बार बार उसको भूख लग रही होगी, पोलीफेजिया, बार बार उसको थ्रस्ट, प्यास लग रही होगी। तो ये कंडीशन, ये सिम्टम सारी की सारी उसको डायबिटीज मेलाइटिस वाली होंगी। ऐसा मरीज, ऐसा पेशेंट जिसके अंदर सिम्टम तो शुगर वाली बीमारी वाली हो, लेकिन जब हम उसका लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट करवाएं तो पता चलता है कि उसके अंदर ब्लड में शुगर बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, शुगर की मिकदार बिल्कुल बढ़ी हुई नहीं है। तो भाई ऐसी बीमारी जिसमें सिम्टम तो शुगर वाली हो, शुगर की बीमारी वाली हो, लेकिन उसके अंदर शुगर की मिकदार नॉर्मल हो, उस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज इंस्पाइडस। और ये बीमारी होती है ड्यू टू एडीएच। अगर किसी इंसान में एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, अगर एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो उस मरीज में बिल्कुल सेम टू सेम अलामात हो जाएंगी डायबिटीज मेलाइटिस वाली। तो हमने इसका नाम रखा ही डायबिटीज इसलिए है क्योंकि इसकी अलामात डायबिटीज मेलाइटिस वाली हैं। अदरवाइज डायबिटीज इंस्पाइडस ये शुगर की बीमारी नहीं होती, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा हार्मोन दैट इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का फंक्शन अगर मैं एक लाइन में समझाने की कोशिश करूं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन। ये हमारी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे करवाता है और इस कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में हमारी बॉडी में कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं, उनको जरा समझते हैं। फीमेल के अंदर, खवातीन के अंदर जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है और डिलीवरी का टाइम करीब होता है तो उस वक्त ये वाला हार्मोन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स यूट्रस। यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में लेबर पेन भी पैदा होती है, फीमेल को पेन महसूस होती है, पता चल जाता है कि अब बच्चा जो है वो डिलीवर होने वाला है। यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और साथ ही साथ ये हार्मोन जितनी ज्यादा यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा उतना ही जल्दी, उतनी ही आसानी से बच्चा बॉडी से बाहर आ जाएगा। नंबर 2, फीमेल के अंदर ये मेमेरी ग्लैंड के अंदर जो मिल्क पैदा हो चुका था, मेमेरी ग्लैंड में मिल्क पैदा करवाना प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम था, लेकिन अब जो मिल्क स्टोर पड़ा हुआ है, जो मिल्क मौजूद है, जो मिल्क पैदा हो चुका है, उसको ब्रेस्ट में से रिलीज करवाना इस हार्मोन का काम है। ये हार्मोन मिल्क पैदा नहीं करवाता, ये हार्मोन सिर्फ और सिर्फ जो ब्रेस्ट टिश्यूज हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करके मिल्क की रिलीज करवाता है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट्स
breast tissues, contract tissues to release milk। यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा कि प्रोड्यूस मिल्क, क्योंकि मिल्क पैदा करवाना इसका काम ही नहीं है। मिल्क पैदा करवाना तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम था। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट टिश्यूज को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और मिल्क की रिलीज करवाएगा। जब जब कोई बच्चा फीड करने लगता है और सकलिंग करता है, ब्रेस्ट की सकलिंग करता है, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन पैदा होना शुरू हो जाता है ज्यादा मिकदार में, और ब्रेस्ट की कॉन्ट्रैक्शन, ब्रेस्ट के सेलों की, ब्रेस्ट के टिश्यूज की कॉन्ट्रैक्शन करवाना शुरू कर देता है और मिल्क की रिलीज को बड़ा आसान कर देता है। मेल के अंदर भी इस हार्मोन का एक इंपॉर्टेंट रोल है। मेल के अंदर जब भी कोई मेल, व्हेन ए मेल इज गोइंग टू परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो मेल के अंदर एक छोटी सी नाली होती है जिसको हम नाम देते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये हार्मोन उस इजैकुलेटरी डक्ट को कॉन्टैक्ट करता है और मेल की बॉडी से जो सीमन है, जो स्पर्म है, वो एक फोर्स के साथ निकल के बॉडी से बाहर आते हैं। इट कॉन्ट्रैक्ट्स इजैकुलेटरी डक्ट। मेल में ये इजैकुलेटरी डक्ट की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। फीमेल के अंदर जैसे मैंने बता दिया, मिल्क के टिश्यूज की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, मिल्क को रिलीज करवाता है। ये इस ऑक्सीटोसिन का फंक्शन था। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हमने डिटेल में पढ़ लिया, उसमें हमने एंटीरियर लोब, मिडल लोब और पोस्टीरियर लोब को डिटेल में डिस्कस कर लिया। फिर भी अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसको मजीद आसान अंदाज में एलेबोरेट कर सकूं। थैंक यू।